हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेड एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी की शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके आऊँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपको जो टाइम मिल रहा है, आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो आपको जो टाइम मिल रहा है इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, अपने सिलेबस का रिवीजन करते रहना है। इसी सीक्वेंस में मैं आपको हर सब्जेक्ट की शॉर्ट रिवीजन सीरीज दे रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले आपको रिवीजन सीरीज दी गई थी या इससे पहले आपको थ्योरी वाले वीडियो पढ़ाए गए थे, उसमें क्या था, हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाया था। अब इस शॉर्ट रिवीजन सीरीज में क्या है, इस शॉर्ट रिवीजन सीरीज में हर टॉपिक का सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। जैसे अगर आपने इससे पहले की वीडियो सीरीज को नहीं देखा जिसमें मैंने आपको हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाया था, अगर नहीं देखा तो उसको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो की आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। जैसे हमारे चैनल पे सीटेड एग्जाम के लिए सीडीपी की, ईवीएस की, साइंस की, मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी सारी क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा और दूसरी टीचिंग जैसे सुपर टेट, केबीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। तो जब आप ये सारी क्लासेस देखते रहेंगे, रेगुलर वे पे तैयारी करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और रिविजन करते रहेंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज हम हिंदी पेडागोजी का टॉपिक पढ़ेंगे, अधिगम व अर्जन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि अधिगम व अर्जन में अंतर नहीं कन्फर्म होता है कि अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। क्योंकि सीखते तो हम दोनों से, अधिगम से भी सीखते हैं और अर्जन से भी सीखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है और अधिगम व अर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके संबंध में प्रमुख जो विचार हैं, जैसे जीन पियाजे ने क्या बोला, चोमस्की ने क्या बोला, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं, ताकि वो आपके 2 या 3 नंबर आसानी से सिक्योर कर सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या, अधिगम व अर्जन। तो सबसे पहले इसमें ये 2 पॉइंट मैंने लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछ सकते हैं अधिगम कैसे औपचारिक होता है कि अनौपचारिक। तो अधिगम जो होता है आपको औपचारिक होता है और अर्जन कैसा होता है, तो अर्जन आपका कैसा होता है, अनौपचारिक होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है। जैसे आपने शिक्षा पढ़ा होगा तो उस टाइम पे क्या था, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया था। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था होती है, अनौपचारिक, निरौपचारिक, ये सब शिक्षा व्यवस्थाएं होती है ना। तो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था क्या होती है, औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत क्या करते हैं, किसी निश्चित समय में, निश्चित स्थान में, निश्चित व्यक्ति द्वारा दी गई शिक्षा कैसी होती है, औपचारिक शिक्षा। जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं तो एक निश्चित समय पे जाते हैं ना, कि हमारे कॉलेज का टाइम इतने से इतना है, निश्चित समय पे जाते हैं। निश्चित स्थान होता है ना कि हम कॉलेज में जाते हैं, और निश्चित व्यक्ति के द्वारा, हमारे एक सब्जेक्ट टीचर होते हैं ना, वही तो हमें सिखाता है। तो स्कूल में, कॉलेज में दी गई शिक्षा कैसी शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। तो जो अधिगम होते हैं औपचारिक होता है। मान लीजिए किसी भी चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, अगर सीखने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो अधिगम कैसा, औपचारिक है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए आपको टाइपिंग सीखनी है, ठीक है, अब टाइपिंग सीखने के लिए आप उसके एक्सपर्ट के पास गए, उससे आपने सीखा, उसने बताया कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये आपने क्या किया, अधिगम किया। तो अधिगम कैसा होता है, अधिगम आपका औपचारिक होता है। अब हम पढ़ते हैं अर्जन। अर्जन कैसा होता है, तो अर्जन आपका कैसा होता है, अनौपचारिक होता है। अब आपको पता है अनौपचारिक क्या होता है, अनिश्चित समय, अनिश्चित स्थान, अनिश्चित व्यक्ति के द्वारा दी गई शिक्षा आपकी कैसी होती है, अनौपचारिक। अब आप अनिश्चित समय कैसे होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे आस पड़ोस के व्यक्ति होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, किसी भी समय में कोई एडवाइस दे देते हैं ना, तो एक अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित स्थान होता है। ऐसा तो नहीं, कई बार हमें घर पे सलाह कोई दे देता है, कई बार क्या होता है हम राह चल रहे होते हैं, रास्ते में कोई गलती हो जाए तो कोई बड़ा होता है, बड़ा बुजुर्ग हमें सलाह दे देता है कि नहीं इसको ऐसे काम करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो एक निश्चित स्थान तो नहीं कि हमें इसी स्थान पर शिक्षा मिल रही, शिक्षा तो कहीं भी मिल जा रही। और अनिश्चित व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, घर में मम्मी दे रही, पापा दे रहे, दीदी, भैया, या कोई हमारा फ्रेंड दे रहा है, या कोई बाहर सोसाइटी का मेंबर दे रहा है, तो कोई भी व्यक्ति शिक्षा दे सकता है ना। तो ऐसी शिक्षा कैसी होती है, अनौपचारिक शिक्षा।
देखिए आप शिक्षा तो आपको दोनों में मिल रही, औपचारिक में भी शिक्षा मिल रही, अनौपचारिक में भी शिक्षा मिल रही। लेकिन औपचारिक में कैसे शिक्षा मिल रही थी? औपचारिक में कैसा था, एक निश्चित समय था, निश्चित स्थान था और निश्चित व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा कैसी शिक्षा होती है? औपचारिक शिक्षा। अनिश्चित समय, अनिश्चित स्थान, अनिश्चित व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा कैसी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा। तो आपके दोनों डाउट्स आसानी से क्लियर हो गए होंगे। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अधिगम कैसा होता है? अधिगम आपको औपचारिक होता है और अर्जन कैसा होता है? अनौपचारिक। जैसे आपको किसी भी चीज़ को सीखना है, उस सीखने के लिए अगर आप उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं रेगुलर वे पे, उससे पूछते हैं, अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो कैसा हो गया? अधिगम हुआ औपचारिक रूप से। अर्जन क्या होता है? अर्जन का एक शब्द में और अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो अनुकरण करना हो सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अनुकरण करके सीख जाते हैं ना, किसी को देख के सीख गए तो क्या होता है हमारा? अर्जन होता है। जैसे हम मातृभाषा सीखते हैं, ठीक है, तो जब बहुत छोटे होते हैं तो हम स्कूल नहीं जाते, तभी बच्चा सीख जाता है ना बहुत सारे वर्ड बोलना, जैसे मम्मी पापा, खाना पानी, फलों के नाम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो हम घर पे ही सुन सुन के सीख जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चों को आप नहीं सिखाते, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते थे, सुन के सीख जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा हो कि बच्चे क्या होते हैं, गाली देना, आप शब्द बोलना सीख जाते, तो कैसे सीख जाते हैं? आपको इन्हें सिखाते तो नहीं है कि स्कूल में क्लास चलती कि इस क्लास में आपको ऐसे से गाली देना, आप शब्द बोलना सिखाया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। फिर भी बच्चे सीख जाते हैं, तो कैसे सीख जाते हैं? अनुकरण करके सीख जाते हैं, अनुकरण करके अर्जन कर लेते हैं उसका। बहुत सारी चीज़ें वातावरण से देख के उनका अर्जन कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है? अनुकरण के द्वारा जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, तो ये हमारा होता क्या है? अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा। तो अधिगम व अर्जन का आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। जैसे आपके एनसीएफ 2005 में भी जो हमारी शिक्षा है उसको क्या किया गया? मातृभाषा के माध्यम से देने के लिए बल दिया गया है। और जैसे आपको पता है कि अभी आपकी नई जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर, कम से कम प्राथमिक स्तर पर तो शिक्षा कैसे देनी है? मातृभाषा के माध्यम से। त्रिभाषा फार्मूला को भी लागू करने की बात की गई है अभी जो नई शिक्षा नीति आई है। तो इसमें कहा गया जो आपकी मातृभाषा होती है, ये मातृभाषा क्या होती है? भाषा अधिगम में सहायक होती है। अब जैसे जो बच्चा परिवेश में जिसकी जो भाषा बोली जाती है वही भाषा सीख जाता है और उसी भाषा में अपने शब्दों की अभिव्यक्ति आसानी से कर सकता है। जैसे आप मान लीजिए आप स्कूल में गए, ठीक है, आप सोचिए आप छोटे बच्चे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, अब आपकी मातृभाषा तो पंजाबी है, आप पंजाबी में तो बहुत अच्छे समझा सकते हैं, लेकिन आपके टीचर ने बोला नहीं नहीं इसको तो आपको तेलुगु में बतानी है क्योंकि आप तो तेलुगु विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं नहीं बता पाए? क्योंकि आपको तो अभी आती ही नहीं है तेलुगु इतनी अच्छे से, आप तो अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकते थे ना। तो इसीलिए कहा गया कि जो मातृभाषा होती है अधिगम में सहायक होती है, कि बच्चों को छोटे से ही, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अपने घर में होते हैं, विद्यालय नहीं आते, फिर भी वो अपनी मातृभाषा सीख चुके होते हैं। इसलिए मैं बच्चों को जब भी अधिगम कराना है उसके मातृभाषा के माध्यम से अधिगम कराने का प्रयास करना है। अब चलिए पढ़ लेते हैं अधिगम के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। कह रहे अधिगम हम किसको कहते हैं? अधिगम हम उस ज्ञान को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन तथा व्यवहार को नई दिशा मिलती है, और तथा ये व्यवहार में जो परिवर्तन हो, कैसा परिवर्तन हो? स्थायी परिवर्तन। यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अधिगम उस ज्ञान को तो कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा हो और हमारे व्यवहार को एक नई लेकिन सकारात्मक दिशा मिल रही हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? अधिगम। अब जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कुछ लोग अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं या कुछ अलग ड्रग्स का या कुछ और चीज़ों का, तो उससे क्या होता है उनके व्यवहार में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन आप उससे अधिगम नहीं कह सकते कि उन्होंने अधिगम कर लिया। जैसे आप सब जानते होंगे कैसे कैसे व्यवहार में परिवर्तन हो जाते हैं, तो क्या वो अधिगम है? बिल्कुल नहीं, वो अधिगम नहीं है। अधिगम में क्या होता है? जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो, जो स्थायी रूप से परिवर्तन हो रहा, उसी को हम क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। और व्यवहार को एक नई दिशा वो भी कैसे? सकारात्मक रूप से, जिसे समाज से मान्यता प्राप्त हो। अब जैसे कोई बच्चा है, उसने चोरी करना, ठगी करना सीख लिया,
तो क्या आप उसे अधिगम कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। उसे तो क्योंकि समाज में मानता नहीं है, वो क्या करेगा, नकारात्मक दिशा में जा रहा है, तो उसे भी हम अधिगम नहीं कहेंगे। तो अधिगम हम किसको कहेंगे? अधिगम उस ज्ञान को कहेंगे जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो तथा उसके व्यवहार को नई सकारात्मक दिशा मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं कि अर्जन क्या होता है। जैसे आपको पता है भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? भाषा अर्जन की प्रक्रिया अनौपचारिक होती है। अभी मैंने आपको बताया कि अधिगम आपका कैसा होता है? औपचारिक होता है, जबकि भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। और भाषा का अर्जन बालक कैसे करता है? समाज में अनुकरण के द्वारा। अनुकरण का तात्पर्य मैंने भी आपको क्या बताया? नकल करके। बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? अनुकरण करके सीख जाते हैं ना। जैसे बहुत बार क्या होता है, कुकिंग है, ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम क्या करते हैं? अनुकरण करके सीख जाते हैं। हमने उसको देखा कि नहीं वो ऐसे कर रहा है तो इस काम को हम भी कर सकते हैं, तो हमने वहाँ पे क्या किया? उसका अर्जन कर लिया। उसके अंदर जो कौशल है उसका हमने क्या कर लिया? अर्जन कर लिया। जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे किसी टीवी एक्टर को देख लेते हैं, उसकी तरह देख के उसका अर्जन करने लगते हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस का कई बार हम अर्जन करने लगते हैं कि नहीं उसकी तरह करना है, ऐसे बनना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अर्जन कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं भाषा अधिगम व अर्जन के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचार। अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने भाषा अधिगम व अर्जन के संबंध में अपने विचार दिए हैं। और कई बार सीटेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीन पियाजे ने क्या बोला, चोम्स्की ने क्या बोला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम पढ़ लेते हैं चोम्स्की के अनुसार, क्योंकि चोम्स्की हिंदी पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चोम्स्की ने कहा था कि भाषा ग्रहण शक्ति जन्मजात होती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से किसने कहा था कि भाषा ग्रहण शक्ति जन्मजात होती है? तो किसने बोला था? आपके चोम्स्की ने। चोम्स्की ने कहा कि बच्चों में जो भाषा ग्रहण करने की शक्ति होती है, ये बच्चा जब जन्म लेता है तभी से होती है। किसमें? चोम्स्की में। इसके अतिरिक्त बच्चों में क्या होता है? भाषा ग्रहणक यंत्र होता है। चोम्स्की ने कहा कि बच्चों में क्षमता तो होती है और साथ ही क्या होता है? एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से बच्चे भाषा को ग्रहण कर पाते हैं। किसने बोला था? आपके चोम्स्की ने बोला था। अब इसके अलावा जैसे चोम्स्की ने कि जैसे बच्चा छोटा होता है, ठीक है, अब बच्चा जो अमेरिका में बच्चा जन्म लेता है वहाँ पे क्या होता है? इंग्लिश बोलना सीख जाता है, ठीक है। चीन का बच्चा क्या होता है? चीनी बोलना सीख जाता है। हिंदी में जो हिंदुस्तान का बच्चा कैसा है? हिंदी बोलना, या उसका जिस परिवेश में जन्म होता है वही मातृभाषा सीख जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे की भाषा है उसकी ग्रहण शक्ति जन्मजात होती है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं बहुत सारी चीज़ें क्या करता है? स्वतः सीखने लगता है ना। जैसे माँ कहना, धीरे धीरे आप उसे बताते हैं बेटा माँ माँ, तो धीरे धीरे सीख जाता है ना। वर्णों का, शब्दों को उच्चारण सीख जाता है। इसलिए चोम्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा ग्रहण करने की शक्ति कैसी होती है? जन्मजात होती है। अब हम पढ़ते हैं पियाजे के अनुसार। पियाजे ने क्या कहा? पियाजे के अनुसार परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा बालकों में भाषाई क्षमता विकसित होती है, जिसे चोम्स्की क्या मानते हैं? नोम चोम्स्की मानते हैं कि बच्चों में जो भाषा ग्रहण शक्ति होती है वो जन्मजात होती है। लेकिन पियाजे कहते हैं शक्ति जन्मजात नहीं होती, बल्कि क्या होता है? बालकों में भाषाई क्षमता कैसे विकसित होती है? परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे जैसे परिवेश में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ संपर्क में आते हैं, माता पिता उनसे बातचीत करते रहते हैं ना कि ऐसे है। आप बहुत सारे छोटे बच्चों को देखा होगा, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेम्बर उससे बात करते रहते हैं ना। भले वो समझ नहीं पाता लेकिन उसको क्या होता है? उसके दिमाग में वो बातें जाती हैं और रिएक्ट करता है उन सब चीज़ों के लिए। इसलिए पियाजे ने कहा कि बच्चा जो भी भाषा सीखता है परिवेश के साथ क्या करता है? अंतःक्रिया के द्वारा बालक में भाषाई क्षमता का विकास होता है। अब जैसे पियाजे कहते हैं अगर आपको ऐसा करना है तो एक बच्चे को लीजिए, उसको बिल्कुल समाज से दूर रख दीजिए, उसका भाषाई विकास, सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जो विकास होता है ये कैसे होता है? परिवेश के साथ अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि किसने बोला था भाषा ग्रहण करने की शक्ति जन्मजात होती है, तो किसने कहा था? चोम्स्की ने। किसने कहा कि जो भाषाई विकास होता है परिवेश के साथ अंतःक्रिया के द्वारा होता है, तो किसने बोला? पियाजे ने। अब चलिए हम पढ़ते हैं वाइगोत्स्की ने क्या कहा। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। वाइगोत्स्की और पियाजे का लगभग सेम था, थोड़ा सा अंतर था। पियाजे ने क्या बोला कि समाज के साथ अंतःक्रिया करता है,
तो सीखता है। और वाइगोत्स्की ने कहा कि सिर्फ समाज के साथ है तो उसके साथ संपर्क रखेगा तो स्वतः भाषा सीख जाएगा। अब जैसे आप अपने आस पड़ोस में अपने मित्रों से बात करते हैं तो धीरे धीरे सीखने लगते हैं ना, जब उसका संपर्क में आते हैं। तो आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी दूसरे कल्चर का है, ठीक है, उसकी मातृभाषा कुछ और है, आपकी मातृभाषा कुछ और है। काफ़ी टाइम आप साथ में रहिए तो आप बहुत सारे वर्ड उसकी मातृभाषा के सीख जाते हैं, वो बहुत सारे वर्ड आपकी मातृभाषा से सीख जाता है। तो ये किसने बोला? वाइगोत्स्की ने। उन्होंने कहा जो बालक की भाषा होती है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। इन तीनों को बिल्कुल याद ही रखना है, चोमस्की, पियाजे, वाइगोत्स्की। ये इस टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए पढ़ते हैं भाषा अधिगम व अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे अधिगम व अर्जन होता है तो इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। तो सबसे पहला कारक क्या होता है? हमारा सामाजिक परिवेश। जैसा हमारा सामाजिक परिवेश होगा अधिगम व अर्जन वैसे ही तो होता है। आप मान लीजिए हम ऐसे परिवेश में एक छोटे से बच्चे को रख दीजिए जहाँ पे उससे कोई बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, वो एकाकी रूप से रह रहा है, तो क्या उस बच्चे का सामाजिक परिवेश अगर अच्छा नहीं तो बच्चे का भाषाई विकास अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं अच्छा होगा। अगर उसको भाषाई परिवेश उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है, उसको भाषा सीखने के अवसर नहीं उपलब्ध हो पा रहे, तो कैसे सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। अगला क्या होता है? भाषा अर्जन की इच्छा। किसी भी काम करने के लिए व्यक्ति की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने जाए या किसी भी काम को करना है तो आपकी इच्छा होना, आपका तत्पर होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे आपने तत्परता का नियम पढ़ा ही होगा कि जैसे किसी भी काम के लिए अगर हम तत्पर नहीं है तो हम उसे नहीं सीख सकते। इसलिए अगर आप भाषा सीखने की, भाषा अर्जन की इच्छा नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं सीख सकता। इसीलिए कहते हैं प्राइमरी स्तर में बालक की क्या करनी है? विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत करनी है। अगर उसकी रुचि जागृत हो जाएगी तो स्वतः सीखने का प्रयास करेगा। और अगला हमारा महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? शिक्षक का व्यवहार। अब शिक्षक का व्यवहार कैसे होता है? आप जैसे मान लीजिए क्लास में एज अ टीचर गए, ठीक है, अब आप बच्चों को क्या कर रहे हैं? कोई चीज़ बच्चे पूछ रहे हैं, आप उन्हें तुरंत डांट देते हैं कि नहीं तुम नहीं सीख पाओगे, ऐसा नहीं कर सकते। ये बच्चे कोई भी क्वेरी लेके आते हैं, आप उन्हें तुरंत डांट देते हो। ये बच्चों को अच्छे से समझा नहीं रहे हो, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उचित TLM का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। इसीलिए एनसीएफ ने कहा है कि टीचर को कैसी भूमिका का निर्वहन करना है? एक सुविधादाता या सुगमकर्ता की भूमिका का निर्वहन करना है। आपको बच्चों को ऐसा नहीं कि समझना कि बच्चों को कुछ नहीं आता, मैं अपना पूरा ज्ञान उड़ेल देना है। सिर्फ बच्चों के लिए क्या करना है? ऐसा वातावरण बनाना है, ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पे बच्चे क्या करें? खुद सीखने का प्रयास करने। आपको सिर्फ उनके लिए सुविधादाता बनना है, उनके लिए वो सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराइए जहाँ से वो सीख सकें। और अगला महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? वातावरण। आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ का वातावरण जैसा है आप उसी के अनुसार तो सीख सकते हैं ना। आप मान लीजिए एक छोटे से बच्चे को उसको एक ऐसे एरिया में रख लेती जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है, उसको उचित पोषण भी नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही, तो बच्चे क्या बहुत अच्छा नागरिक बन सकता है? बहुत ज़्यादा शिक्षित हो सकता है? नहीं हो पाएंगे ना। उसको एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है जहाँ उसे शिक्षा का महत्व पता चले, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी, उसके आसपास के माहौल को सुधारना है, तभी तो बच्चा सीख सकता है ना। तो इसलिए वातावरण भी क्या बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन के अनुभव। दैनिक जीवन के अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम अर्जन किसका करते हैं? जैसे किसी भी चीज़ का अनुकरण करना होता है तो किसका अनुकरण करते हैं? जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसी का तो अनुकरण करते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए एक्टिंग है, कोई भी चीज़ें, आपको जो एक्टर पसंद होता है ना उसी का तो अनुकरण करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सबका अनुकरण करने लगते हैं। आपको जैसे आप कोई टीचर है, जिस टीचर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता है, जिस टीचर का आपको लगता है कि नहीं वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा है, आप उसी से तो पढ़ना पसंद करते हैं ना। तो ये क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन के अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे आज आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है, अब इस सीरीज से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिए, इसके पहले की वीडियो देखिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तभी तो आप इस सीरीज को देखेंगे ना, क्योंकि आपके दैनिक जीवन के अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से आज आपका जो टॉपिक था अधिगम व अर्जन को हमने कंप्लीट किया। इस टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है,
अधिगम अनौपचारिक होता है कि औपचारिक होता है, और जो विभिन्न विचार हैं, जैसे पियाजे ने क्या बोला था, चोमोस्की ने क्या बोला था, वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, इन तीनों को बिल्कुल याद ही रखिएगा। स्टेटेड के एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हर बार इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। अगर आपने इससे पहले की पेडागोजी की वीडियो सीरीज को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे हर टॉपिक के हर पॉइंट को बहुत ही डिटेल से समझाया था। ये तो शॉर्ट रिवीजन सीरीज है, इसमें हम हर टॉपिक के सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, क्योंकि इससे आज टाइम पे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा तो पहले उस सीरीज को देख लीजिए। और अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दें। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।